हे गाइस, हेलो वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 क्लास 9th का टॉपिक। सो पार्ट 1 में हमने डिस्कस क्या क्या किया था। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था फोर्सेस के बारे में, फोर्स क्या होता है, फोर्स किस तरह के होते हैं, मतलब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया था फोर्स को लेकर के। बैलेंस फोर्स का कंडीशन मैंने बताया था और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कंडीशन मैंने बताया था। आज के लिए लेक्चर में हम पार्ट 1 को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पार्ट 1 का, जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स है। 5 से 10 मिनट का डिस्कशन और होगा उस टॉपिक पे, क्योंकि वो टॉपिक अधूरा ही रह गया था बिकॉज लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा था, तो बोरिंग हो जाता लेक्चर, इसीलिए मैंने उस लेक्चर को वहीं पे स्टॉप करना सही समझा। तो आज हम समझेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को, और साथ ही साथ आज का जो लेक्चर होने वाला है, ट्रस्ट मी, आज का लेक्चर जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। फोर्स, कितने तरह के फोर्सेस होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ तो बस वही एक फोर्स होता है, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस करने वाले हैं आज हम। और आज हम देखेंगे, अगर लेक्चर लेंदी नहीं हुआ तो आज हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बनाना हम सीखेंगे। और यहाँ से सबसे पहले तो शुरू करते हैं आज की क्लास, उसके बाद देखते हैं जितना लेंदी आज लेक्चर होगा। आज मैं वैसे कोई फिक्स टाइम लेकर आया नहीं हूँ कि 1 घंटा या 2 घंटे देख लेते हैं। अगर लेक्चर बोरिंग होने लगे तो मैं लेक्चर को स्टॉप कर दूंगा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेक्चर देखना, और जो व्यूअर्स मेरे नए हैं यहाँ पे, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा पार्ट 1 प्लीज़ जाकर देख लो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया है फोर्स को लेकर के। डेफिनेशन वगैरह तो भाई छोड़ ही दो, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला था, फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आप डेफिनेशन, रट्टाफिकेशन पे मत जाओ। अगर आपको रटना है तो आप बुक उठाओ, रटना शुरू करो, वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो अगर आप कंसेप्ट के लिए यहाँ पे आए हो तो कंसेप्ट आपको मिलेगा पूरा 100% कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट मिलेगा, उसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। तो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठिए, और जो पॉइंट्स मैं यहाँ लिखाता हूँ, जो भी क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कराता हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से पहले ट्राई करो, और उसके बाद यहाँ पे पॉज करके उसके बाद यहाँ पे देखो। चलो, तो पार्ट 1 को कंटिन्यू करेंगे हम। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स चल रहा था, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, 5 से 10 मिनट से डिस्कशन करेंगे। देखो, बैलेंस्ड फोर्सेज का कंडीशन क्या था। बैलेंस्ड फोर्सेज का कंडीशन अगर आपको याद हो तो क्या था बताइए। बैलेंस्ड फोर्सेस में नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स होता है 0, और अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के केस में क्या होगा, F नेट या F रिजल्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ये डिस्कशन हमने किया था। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर तुम भूल चुके हो तो प्लीज़ यहाँ ध्यान दो। नेट फोर्स क्या होता है, यहाँ 0 क्यों होगा, वहाँ नॉन ज़ीरो क्यों होगा। सपोज देयर इज़ अ सरफेस, और इस सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रखा है ना, हमने एक ब्लॉक रखा, और इधर से एक फोर्स लग रहा है इस सरफेस पे 20 न्यूटन का, इधर से आप फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन का। आप बताइए इस सरफेस के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स होता है बच्चों सारे फोर्सेस का सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, ये कहलाता है नेट फोर्स। तो हम सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे वेक्टोरियली। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। हमें यहाँ पे 2 फोर्सेस दिख रहे हैं, हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो F1 प्लस F2, ठीक है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। इधर आपका ये हो गया F1 और ये हो गया आपका F2। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। अब बताइए F1 पॉजिटिव है या फिर F2 पॉजिटिव है। देखो, हम इस डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन को लेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, प्लीज़ अगर आप नहीं देखे हो पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़ तो पार्ट 1 जाकर पहले देखिए, तभी जाकर के आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। वेक्टर क्या होता है, फोर्स का नेट फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम क्या होता है, ये सब आपको वहाँ पे समझ आएगा। यहाँ पे आपको पार्ट 1 के बारे में, लेक्चर 1 का मैं ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे करूँगा नहीं, बस एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे ये डिस्कस करना है आज। तो यहाँ देखिए, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे वेक्टर लगा करके, F1 देखो, F1 इस डायरेक्शन में, तो F1 हो जाएगा पॉजिटिव 20 न्यूटन पॉजिटिव में, प्लस F2 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये देखो इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ 20 न्यूटन। अब बताइए 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे F नेट आ गया
0. दिस इज अ सिचुएशन वेयर दिस बॉडी विल नॉट मूव. ये बॉडी अगर इनिशियली अगर ये रेस्ट पर है, अगर इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पर है, मतलब स्टार्टिंग से ही रेस्ट पर है, तो बैलेंस फोर्स लगने पे भी ये मूव नहीं करेगा. तो यहाँ पे हम कहेंगे बॉडी विल नॉट move. Why this body will not move? Because the net force acting on this body is 0. Sum of all the forces, जितने भी फोर्स उस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो सब 0 है, तो इसीलिए ये बॉडी मूव नहीं करने वाली, और इसे हम कहते हैं बॉडी विल नॉट मूव. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्सेस कंडीशन. एक पॉइंट लिख लो बैलेंस्ड फोर्स के कॉलम में, अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो एक पॉइंट लिख लो वहाँ पे. इन केस ऑफ बैलेंस फोर्सेस, इफ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इफ the body is initially at rest, if the body is initially at rest, ठीक है, अगर बॉडी पहले से रेस्ट पर है, जैसे ये देखो पहले से ही ये रेस्ट पर था, इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, देन इट विल रिमेन एट रेस्ट. ये पॉइंट डाल दो, रिमेन एट रेस्ट. अगर बॉडी पहले से रेस्ट पर थी और उस पर नेट फोर्सेस 0 हो गया, मतलब बैलेंस फोर्स के कंडीशन में नेट फोर्स तुम्हारा 0 हो गया, इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सब बैलेंस फोर्सेस हैं, तब वो बॉडी तब भी रेस्ट पर ही रहेगा. बट अगर बॉडी पहले से ही मूव कर रहा हो, तो ऐसा नहीं ना बस रेस्ट पे है बॉडी है तो तभी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे. ऐसा भी कंडीशन तो हो सकता है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि ये बॉडी पहले से ही मूव कर रहा है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा, तब क्या होगा. देखो अगर ये बॉडी पहले से ही मूव कर रहा है, इफ द बॉडी इज इन मोशन, इफ द बॉडी इज इन मोशन, अगर बॉडी पहले से मोशन में है, देन इट विल रिमेन इन मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन और इट विल कीप मूविंग. तो ये दो पॉइंट्स बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कंडीशन किसका है, व्हेन एफ नेट और रिजल्टेंट फोर्स इज 0. जब रिजल्टेंट फोर्स बॉडी के ऊपर 0 होगा तो इनिशियली अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और इनिशियली अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगा. एक एग्जांपल लेंगे इसको समझाने के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे. सपोज वी हैव अ मास, वी हैव अ ब्लॉक, दिस ओके, इनिशियली दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट. अभी ये ब्लॉक रेस्ट पर है, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ये रेस्ट पर है. u0 मीन्स इट इज एट रेस्ट. जब भी आपको दिखे u इज इक्वल टू 0, u इज कॉल्ड एज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स ये अभी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, और ये बॉडी के ऊपर अब कुछ फोर्स लगेगा. देखो मैं लगा देता हूँ इधर से F1 फोर्स 100 न्यूटन का, और इधर से एक और फोर्स F2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन का. दिस इज F1 एंड दिस इज F2. बॉडी इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करती है, बॉडी इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करती है. देखो नेट फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0. अब देखो नेट फोर्स 0 आ गया था, बॉडी तो पहले से रेस्ट पे था, अब बॉडी क्या मूव करेगा, नहीं. बॉडी जिस स्टेट में रहता है बॉडी उसी स्टेट में रहेगा, नेट फोर्स अगर 0 होगा तो. सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग एंड इफ यू वांट टू मूव यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, या फिर इफ यू हैव अ ब्लॉक जो यहाँ पे रेस्ट कर रहा है एंड यू वांट टू मूव दिस ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक को मूव करना है तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो अनबैलेंस्ड होगा. अगर आप इस पे बैलेंस्ड फोर्स लगाते हो तो बॉडी कभी मूव नहीं करेगी. सिमिलर केस ये है, ये बॉडी पहले से रेस्ट पर था, ठीक है. अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन. अगर स्पेसिफिक, अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म मोशन कर देंगे, ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन वगैरह हम समझेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में. और ये जो बच्चों ये जो है ना, दिस इज ओनली कॉल्ड एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. हम सीखेंगे आगे क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेते जाओ, धीरे धीरे खाओ फिजिक्स को, ये कंसेप्ट को, तब जाकर मजा आएगा. कंसेप्ट जब लास्ट में देखना, जब ये वीडियो खत्म होगा तब देखना आपके पास कंसेप्ट जो डेवलप होगा, उसके बाद आपको कितना रिलैक्स फील होगा फोर्स को लेकर के. तो मैंने कहा कि अगर बॉडी पहले रेस्ट पर है और उस बॉडी के ऊपर कोई बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, मतलब नेट फोर्स 0 है उस बॉडी के ऊपर, तो वो बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जिस स्टेट में वो पहले थी. अगर पहले बॉडी रेस्ट पर थी तो अभी भी वो रेस्ट पर रहेगी, और अगर पहले बॉडी मूव कर रही थी तो बॉडी अभी भी मूव करेगी, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, अगर नेट फोर्स या बैलेंस फोर्स लगता है तो ये कंसेप्ट मुझे डिस्कस करना था. दूसरा सिचुएशन लेते हैं. मान लो इस बॉडी के ऊपर अब हम फोर्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. ये 100 न्यूटन था, हम 100 न्यूटन से 120 न्यूटन कर देते हैं, और ये हो गया F1
F1 is equal to 120 न्यूटन एंड हेयर F2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब बताइए नेट फोर्स क्या होगा। ठीक है, बॉडी का स्टेट अब हमें नहीं देखना है। ठीक है, अब हम बॉडी का स्टेट देखेंगे ही नहीं। बॉडी का स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि बॉडी पहले रेस्ट पर थी, बॉडी के ऊपर लगा बैलेंस्ड फोर्सेस, अब बताइए बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है। तो आपको कहना है वहाँ पे कि बॉडी जिस स्टेट में रहेगी, बॉडी उस स्टेट को कभी भी रेसिस्ट नहीं करेगी बैलेंस फोर्सेस के अंदर। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, अब हम आ गए अनबैलेंस फोर्सेस के केस में। बैलेंस फोर्स खत्म, नोट डालो और अनबैलेंस फोर्स के नीचे लिखो, ये है अनबैलेंस फोर्स का कंडीशन। सपोज आई हैव अ बॉडी और इधर से लग रहा है फोर्स 120 न्यूटन और इधर से लग रही है फोर्स 100 न्यूटन। इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू सारे फोर्सेस को ऐड करते हैं F1 प्लस F2। और कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर लगाकर ऐड करेंगे, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे। इस फोर्स का देखो डायरेक्शन पॉजिटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये, तो इसे लिखेंगे हम 120 न्यूटन प्लस F2। देखिए F2 अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 100 न्यूटन। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 100 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे जो नेट फोर्स का वैल्यू आ रहा है बच्चों, यहाँ नेट फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन। अब क्योंकि ये नेट फोर्स 20 न्यूटन है, तो अब हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। अब देखो नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा था नेट फोर्स 0, अब यहाँ पे आ रहा है नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इस तरह के फोर्सेस को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और ऐसे सिचुएशन में बॉडी अपना स्टेट चेंज करता है। मान लो अभी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, हटा देंगे। अभी मैंने कहा कि चेंज ऑफ स्टेट सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंस रखता है, बट यहाँ भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। हालांकि ये डिस्कस यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, ऐसे भी समझ आ रहा है। देखो हम इन फोर्सेस को हटा देते हैं, जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा तो ये बॉडी रेस्ट पर थी, ये फोर्स नहीं लग रहा है, अभी बॉडी रेस्ट पर है। अब हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने के बाद हमने देखा कि नेट फोर्स आया 20 न्यूटन, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या अभी भी बॉडी रेस्ट पर रहेगा? आंसर है नहीं, बॉडी रेस्ट पर नहीं रहेगा। क्या होगा बॉडी को? अब बॉडी मूव करने लगेगी। किधर मूव करेगी? जिधर फोर्स ज्यादा है उधर ही मूव करेगी। जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। सपोज तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ से तुम फोर्स लगाते हो 120 न्यूटन, तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है, वो लगाता है 100 न्यूटन का फोर्स, तो ज्यादा फोर्स तो तुम लगा रहे हो। तो अब बॉडी क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बॉडी इधर मूव करने लगेगी विथ एफ नेट, नेट फोर्स से इधर मूव करेगी। और नेट फोर्स कितना होगा बॉडी के ऊपर? 20 न्यूटन। अब बॉडी मूव करने लगा, देखो रेस्ट से बॉडी मोशन में आ गया। रेस्ट से रेस्ट से क्या हुआ बॉडी के ऊपर? रेस्ट से बॉडी मोशन में चला गया। और इस तरह का स्टेट चेंज होता है। स्टेट हम बोलते हैं इनिशियल सिचुएशन, जब बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहे, मोशन में है तो मोशन पे रहे। कब? जब नेट फोर्स 0 हो जाए। बट बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं आएगा। मतलब जब नेट फोर्स का कुछ वैल्यू होगा तब बॉडी उस केस में मूव करने लगेगी। जैसे यहाँ देखिए, पहले बॉडी रेस्ट पर थी, हमने लगाया फोर्स, दो तरफ से हमने फोर्स लगाया, हमें पता नहीं कि बॉडी मूव करेगा या नहीं मूव करेगा। उसके लिए हम निकालेंगे नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स 0 आ जाता तो बॉडी जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहता, बट बॉडी यहाँ पे मूव करेगा क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है। तो ये सिचुएशन है अनबैलेंस फोर्सेस का। ठीक है, अगर मान लो बॉडी पहले से ही मूव कर रही है, देखिए इसको तुम बहुत तरीके से समझ सकते हो। इफ़ यू इमेजिन अ सिचुएशन वेयर दिस बॉडी इज मूविंग, नाउ इफ यू वांट टू स्टॉप दिस बॉडी, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई सम अनबैलेंस फोर्स। क्योंकि देखो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, बॉडी को हमें रोकना है। रोकने के लिए बॉडी को हम अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे। मतलब बॉडी जिस फोर्स के साथ इधर मूव कर रही है उससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर बॉडी रुकेगा। और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी, अब देखो ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी तो रुक तो जाएगा, बट अभी भी फोर्स लगाते रहोगे तो बॉडी पीछे वाले डायरेक्शन में मूव करने लगेगी वापस। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, रब कर रहे हैं और आगे एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे आज के लेक्चर के पार्ट में। देखिए आराम से समझिएगा। See,
देयर इज एन ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी v, ऑलरेडी ये मूव कर रहा है, दिस इज ऑलरेडी इन मोशन। समझना प्लीज, कंसेप्ट को समझना। जब कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो ये टॉपिक, ये चैप्टर तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा। स्कूल में जनरली इस टॉपिक को या फिर किसी भी फिजिक्स के चैप्टर को, देखो फिजिक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं बन पाता है बच्चों का, क्योंकि स्कूल्स में या फिर कहीं भी ऐसे जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे आपको कंसेप्ट छोड़ करके आपको सिर्फ थियोरी रटाया जाता है। तो यहाँ पे हम थियोरी पे कम करेंगे फोकस और ज़्यादा फोकस करेंगे प्रैक्टिकल्स पे, ज़्यादा फोकस करेंगे कंसेप्ट पे, क्योंकि कंसेप्ट बन गया आपके पास तब तो आप फिजिक्स पे मास्टर बन जाओगे। चलो देखो, ये बॉडी मूव कर रही है, द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वी का मतलब बॉडी इधर मूव कर रही है। अभी हम चाहते हैं इस बॉडी को रोकना, तो तुम खुद से एक सवाल करो, बॉडी को रोकने के लिए तुम बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाओगे या अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे? खुद से एक बार ऑनेस्टली आंसर करो। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे, क्योंकि हमें बॉडी को रोकना है, रोकने का मतलब है स्टेट चेंज करना बॉडी का, मोशन पे है तो रेस्ट पर लाना पड़ेगा बॉडी को। अब रेस्ट पर लाने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस बॉडी में, क्योंकि जो ऑलरेडी मूव कर रही है, अगर हम इस बॉडी में बैलेंस फोर्स लगाएंगे, बैलेंस फोर्सेस लगाएंगे, तो बैलेंस फोर्स क्या करता है? स्टेट चेंज कभी नहीं करता। बैलेंस फोर्सेस विल नेवर चेंज द स्टेट, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ मोशन, कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। बॉडी मोशन में ही रहेगा अगर इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगेगा। बट हम चाहते हैं बॉडी को रोकना, तो बॉडी को रोकने के लिए हमें लगाना पड़ेगा अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखो कैसे लगेगा अनबैलेंस फोर्स। सपोज इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा 100 न्यूटन का और ये बॉडी मूव करने लगा उस डायरेक्शन में। हम चाहते हैं इस बॉडी को रोकना, रोकने के लिए हम बॉडी के ऊपर ओपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे F2, जो इस फोर्स से थोड़ा ज़्यादा होगा। थोड़ा ज़्यादा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कंसेप्ट समझो। अगर तुम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी रुक तो जाएगा, बट बॉडी रुकने के बाद वापस पीछे जाने लगेगा। अभी बॉडी इधर जा रहा है, ठीक है, तुम फोर्स लगाकर इधर से फोर्स लगाकर इसे रोक तो लेते हो, फोर्स रोकने के बाद फोर्स को हटा देना है। अगर फोर्स को तुम हटाओगे नहीं तो फोर्स तो लग ही रहा है इसके ऊपर, अब ये बॉडी पीछे मूव करने लगेगा। तो हमें रोकना है, बॉडी को मूव नहीं कराना है। रोकने के लिए द फोर्स शुड बी स्लाइटली मोर देन दिस फोर्स। अगर हम मान लें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोर्स 101 न्यूटन, मान लेते हैं 101 न्यूटन फॉर एन एग्जाम्पल। कब तक के लिए? जब तक बॉडी रेस्ट पर नहीं आती है। बॉडी रेस्ट पर आएगी हटा देंगे फोर्स, ठीक है। चलिए नेट फोर्स एक बार निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप सबको दिख रहा है ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। नेट फोर्सेस के ऊपर क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस F1 प्लस F2, और सम कैसा करना है? वेक्टर सम करना है। F1 इज 100 न्यूटन, इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर का डायरेक्शन नेगेटिव। दिस इज 101 न्यूटन, तो ये आ गया माइनस ऑफ 1 न्यूटन। ध्यान से देखो, -1 न्यूटन। माइनस क्यों आया है? क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं हटाया गया तो बॉडी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। नेट फोर्स तो आया, बट नेट फोर्स अब किस डायरेक्शन में आ रहा है? ये नेट फोर्स आपका आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमने क्या लिया था? इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया था। तो अब एफ नेट इज 1 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। एफ नेट नेगेटिव मतलब ये डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन। तो अब ये फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। अब ये फोर्स हो गया अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बॉडी मूव करने लगेगा इधर, बट हमें मूव नहीं कराना है, हमें क्या करना है? बॉडी को रोकना है। रोकने के लिए हम फोर्स लगाकर हटा देंगे। जब ये बॉडी रेस्ट पर आ जाएगा तो फोर्स हम हटा देंगे, तो इस तरह बॉडी आ जाएगा रेस्ट पर। बोलो कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? कंसेप्ट समझ आ रहा है? बॉडी रेस्ट पर आ जाएगा तो फोर्स हम हटा देंगे। मान लो बॉडी रेस्ट पर आ गया तो ये फोर्स हम हटा देंगे। बैलेंस जब हो जाएगा फोर्स तो हम फोर्स को हटा देंगे। अब बॉडी रेस्ट पर आ गया, क्योंकि अगर ये फोर्स लगा रहेगा तब ये बॉडी पीछे मूव करने लगेगा। ठीक है, देखो नेट फोर्स इधर लग रहा है 1 न्यूटन, अब बॉडी इधर मूव करने लगेगा। हम नहीं चाहते हैं बॉडी इधर मूव करे, इसीलिए हम बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा उसे अब हटाना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल फोर्स तुम लगा रहे हो हटा दो, बॉडी रुक जाएगा। तो बॉडी का स्टेट देखो, मोशन से आ गया रेस्ट पर। तो इसे ही कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेज। याद रखना इस बात को। इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस फोर्सेस के ऊपर और भी बातें याद रखना। बैलेंस फोर्स के केस में बॉडी जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट को बॉडी मेंटेन करना चाहता है, उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। बट अनबैलेंस फोर्सेस के केस में बॉडी जिस स्टेट में उस स्टेट को चेंज कर देगा। जैसे आपको एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट को चलाना है तो उस बॉडी के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स बॉडी को रोक भी सकता है, बॉडी को चला भी सकता है, ठीक है। बट बैलेंस फोर्स बॉडी को रोक नहीं सकता अगर बॉडी पहले से चल रही है, और किसी बॉडी को चला नहीं सकता
अगर बॉडी पहले से रुकी हुई है तो किसी बॉडी को चला नहीं सकता, और अगर बॉडी पहले से चल रही है तो उसे रोक नहीं सकता। प्लीज़ कन्फ्यूजन मत रखना, सिंपल एंड क्लियर रखना सारे कंसेप्ट को। बैलेंस फोर्सेस में मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इस केस में। बैलेंस फोर्स बॉडी का स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है। बॉडी अगर रेस्ट पर है, बॉडी को चलाना है, तो आप बैलेंस फोर्स यूज़ नहीं कर सकते, आपको अनबैलेंस फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, तब बॉडी मूव करेगी। और बॉडी मूव कर रही है, उसे रोकना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा अनबैलेंस फोर्स। याद रखना एक बात, अनबैलेंस फोर्स बॉडी को चला भी सकता है, अनबैलेंस फोर्स बॉडी को रोक भी सकता है, ठीक है। बैलेंस फोर्स में बॉडी जिस स्टेट में रहेगा उसी स्टेट को मेंटेन करेगा, उस स्टेट को चेंज नहीं करेगा। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको सारा कंसेप्ट बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स से क्लियर हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। और आज डिस्कस करेंगे हम, देखो यहाँ से जो भी टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो सिर्फ एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में बहुत कम है। अगर आप देखना चाहो यहाँ से वीडियो तो देख सकते हो, और अगर आप देखना नहीं चाहो तो वीडियो बंद करके जा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जब फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन जब हम करेंगे वहाँ पे वापस आकर के मोमेंटम वगैरह स्टार्ट करेंगे, तब आकर तुम देख सकते हो। बट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स का कंसेप्ट समझना चाहते हैं, फ्यूचर में IITs का एग्जाम देना चाहते हैं, AIEEE या नीट PMT जो भी आप देना चाहते हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में ये कंसेप्ट आपको बहुत टफ लगेगा, मैं यहाँ पे आपको सिंपल धीरे धीरे समझाऊंगा क्या होता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में देखिए बच्चों क्या क्या आता है फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैं यहाँ पे पहले लिख ले रहा हूँ आपको, उसके बाद आपसे समझाता हूँ सब कुछ। सो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और कॉन्टैक्ट फोर्सेस। चलो, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स में आएंगे सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन। अभी टर्म्स का टेंशन मत लो, आगे समझाएंगे क्या होता है ये नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड में आएगा टेंशन, वो टेंशन नहीं जो तुम सोच रहे हो, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। थर्ड में फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। और फोर्थ में आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स के बाद स्प्रिंग फोर्स, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हमें नहीं पढ़ना है। 9th क्लास के 9th लेवल पे जो भी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं उसमें स्प्रिंग फोर्स बहुत नहीं पूछा जाता है, ना के बराबर। स्प्रिंग फोर्स हम डिस्कस नहीं करने वाले, बस जान लो ये होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में पहला फोर्स तो आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। आप पढ़ने वाले हो ये ग्रेविटेशनल चैप्टर 9th में, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस, या फिर इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हम कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझिए, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, कॉन्टैक्ट फोर्सेस को लेकर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उसमें से तुम ये फोर्स तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्सेस, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो तुम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। ग्रेविटेशन पूरा का पूरा चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में, तो वो हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं। मैग्नेटिक फोर्सेस यू विल स्टडी इन 12th क्लास, 9th 11th में भी तुम्हें नहीं पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्सेस। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल्सो यू हैव टू स्टडी इन 12th क्लास, 11th में नहीं पढ़ना। तो ये सब आपका 12th का पार्ट है, ये आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे, बट 9th में तुम इसे थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। ये जो फोर्सेस हैं ये सारे फोर्स, स्प्रिंग फोर्स 11th में पढ़ना है आपको, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स 11th में पढ़ना है। ये तीनों फोर्सेस के बारे में हम 9th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें से आता है आपका एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा टेंशन फोर्स और तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपको 9th में बहुत अच्छे से जानना है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो आज हम लेक्चर शुरू करते हैं अपना फ्रिक्शनल फोर्स से ही। फ्रिक्शनल फोर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन के बाद डिस्कस करेंगे टेंशन। फ्रिक्शनल फोर्स आपके सिलेबस में है जो आपको जानना है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस।
हेडिंग लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस। लगा लिया हेडिंग। चलिए एक स्टेटमेंट लिख लेना फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। सो सॉरी एवरीवन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इसीलिए वो शूट नहीं हो पाया। मुझे पता नहीं चला कैमरा कब ऑफ हुआ और मैं यहाँ पे क्लास ले रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। तो इसीलिए पता नहीं मैं कहाँ पे था, कहाँ पे रुका है कैमरा, मैंने चेक भी नहीं किया है। तो आई थिंक हम फ्रिक्शनल फोर्स डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए फ्रिक्शनल फोर्स को फिर से शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स। हेडिंग लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स को हम अपने सिलेबस में या फिर अपने लेक्चर में स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एफ से जनरल फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उससे रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब समझो फ्रिक्शनल फोर्स होता है क्या है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स समझने के लिए मैं आपको कुछ सिचुएशन दे रहा हूँ, आप बताना यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर करना। देखिए मेरे पास क्या है कि एक सरफेस के ऊपर मेरे पास एक बड़ा सा स्टोन है, बस इमेजिन करना सिचुएशन को। एक बड़ा सा स्टोन है और एक इंसान यहाँ पे खड़े होकर के इस स्टोन को पुश कर रहा है सॉरी, ये इंसान इस स्टोन को पुश करता है, बट ये इस स्टोन को मूव नहीं कर पाता। एक बड़ा सा मास है, स्टोन है, इस स्टोन को ये मूव नहीं कर पाता है। अब बात समझना, ये जो है इस स्टोन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा है ये उसे धक्का दे रहा है उस डायरेक्शन में, तो ये इसको फोर्स लगा रहा है, इस स्टोन पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। ये कुछ मास है, कोई बॉडी है, इसे मूव करना है। ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, बट फोर्स लगाने पर भी ये मास मूव नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है कि ये जो सरफेस है, ये जो ग्राउंड का सरफेस है, और ये जो स्टोन का ये जो पार्ट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, समझना बात को अच्छे से समझना। ये जो सरफेस है ग्राउंड का सरफेस, और ये जो स्टोन का पार्ट है जो ग्राउंड से चिपका हुआ है, इन दोनों के बीच कुछ रेजिस्टेंस होगा, मतलब इन दोनों के बीच भी एक फोर्स होगा, और इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स होता है क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सरफेसेस इन द कॉन्टैक्ट या सरफेसेस एट कॉन्टैक्ट पे लगता है। जो सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगे वहाँ पे आएगा फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ये दो हाथ कॉन्टैक्ट में आया, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। किसी भी सरफेस को, ये सरफेस एक रहा, ये दूसरा सरफेस रहा, कांटेक्ट किया, अब देखो कांटेक्ट में आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इसके ऊपर, तब इसके ऊपर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे भी देखो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। और हमेशा याद रखना ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है? सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो भी सरफेस कांटेक्ट में होंगे वहाँ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में मोशन होगा। देखो ये इसे उस डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा है, ये जो भी है, ये उसे धक्का दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट को इधर मूव कराना चाह रहा है ये, बट ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बच्चों ये तो हो गई दूसरी बात। या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन, जिधर मोशन होना चाहेगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन। हमेशा याद रखना इट ओपोजेज द रिलेटिव मोशन। एक और पॉइंट लिख लो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इट ओपोजेज द फ्रिक्शनल फोर्स ओपोजेज द रिलेटिव मोशन। अब इन सारे टर्म्स को समझो। रिलेटिव मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ देखिए ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लाई करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सरफेसेस इन कांटेक्ट पे लगता है। तो ये ब्लॉक का सरफेस, ये ज़मीन का सरफेस, तो इसके सरफेस में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस सरफेस में यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए हम देखते हैं ब्लॉक किधर मूव कर रहा है। ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स
इसी डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब टेंडेंसी ऑफ मोशन का मतलब भी समझ लो, तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कराने के लिए, बट फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये बॉडी मूव किधर करना चाहेगा इस फोर्स के कारण, ये मूव करना चाहेगा इस डायरेक्शन में, ये इधर मूव करना चाहेगा बट मूव कर नहीं रहा है। क्यों? तो अब तो ये मूव कर नहीं रहा, तो क्या इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। टेंडेंसी ऑफ मोशन तो हो रहा है ना, ये चाहता है मूव करना बट मूव नहीं कर पा रहा है। किसके कारण मूव नहीं कर पा रहा? क्योंकि देखो इसके ऑपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, ये जो इस फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है, और इसीलिए ये बॉक्स मूव नहीं कर पा रहा है। इतना सा कंसेप्ट लेते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिचुएशन देखो, याद रखना है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। दूसरी बात, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, या टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है, या फिर ये हमेशा एक रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा या मोशन होना चाहेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। यहाँ देखिए, यहाँ से लगाया हमने 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स, और लगाने के बाद ये कुछ फ्रिक्शन ऑफर करेगा। मान लो फ्रिक्शनल फोर्स ये लगाया 10 न्यूटन, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा यहाँ पे? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा 10 न्यूटन। अब देखो 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हो जाएगा ये बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स के केस में कोई ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा नहीं, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाला। ये हो गया फोर्स इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स निकाल लो यहाँ पे, नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2। ध्यान दीजिए यहाँ पे F1 है दिस वन, फोर्स F, दिस इज F1 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ लग जाएगा माइनस ऑफ F, तो ये हो गया F माइनस F। F का वैल्यू है 10 न्यूटन और इसका वैल्यू भी है 10 न्यूटन। तो कितना हो गया फोर्स? नेट फोर्स हो गया 0। अगर नेट फोर्स 0 हो गया बच्चों, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं। पहले रेस्ट पर है तो अभी भी रेस्ट पर रहेगा, ये पहले भी रेस्ट पर था, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद भी ये रेस्ट पर ही रहेगा। तो ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स। एक दूसरा सिचुएशन आगे देखो, मान लो ये इंसान जो भी इसे धक्का दे रहा है, ये इंसान अब अपना फोर्स बढ़ा करके ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो अब सोचो क्या होना चाहिए? ये यहाँ पे खड़ा है और ये इंसान इस ब्लॉक को अब और फोर्स के साथ धक्का दे रहा है। मान लो ये अब अपना फोर्स बढ़ाकर कर लिया 20 न्यूटन, अब 20 न्यूटन का फोर्स ये लगाता है इस ब्लॉक के ऊपर, तो क्या ब्लॉक अब ये मूव कर जाएगा? अब तुम तो सोच रहे हो कि फ्रिक्शन फोर्स तो 10 न्यूटन है यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, किस डायरेक्शन में लगेगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स लगने से ये टेंडेंसी ऑफ मोशन उधर होगा, उधर मूव करना चाहेगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स इसे मूव करने नहीं देगा, इधर खींच लेगा, मतलब इधर एक फोर्स लगा देगा। जब ये फोर्स इसके ऊपर लगेगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तुरंत एक्शन में आएगा और तुरंत ये इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू करेगा। अब यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि भाई फ्रिक्शन फोर्स तो 10 न्यूटन का है और हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, तो क्या ये 10 न्यूटन का फोर्स को ये 20 न्यूटन कैंसिल कर देगा और बचेगा 10 न्यूटन? तो अब तो बॉडी मूव करनी चाहिए। देखिए अनबैलेंस फोर्स का सिचुएशन आ गया, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, दूसरा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन। अब तो ये अनबैलेंस फोर्सेस हो गया, अब तो बॉडी मूव करेगा, पहले बॉडी रेस्ट पर था अब मूव करेगा। बट नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दो, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये जो फोर्स है ये अपने वैल्यू को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है, ठीक है, तो ये वैल्यू एडजस्ट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये हो गया फोर्थ पॉइंट, 1 2 3 4, यस फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शनल फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स अपने वैल्यूज को एडजस्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो जब तुम यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये पलट कर तुम पे भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाने लगेगा, ठीक है, एडजस्ट किया अपना वैल्यू को। फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होता है, वेरिएबल फोर्सेस होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तुम लगाओगे 10 न्यूटन तो ये 10 न्यूटन लगाएगा, तुम लगाओगे 20 न्यूटन तो ये भी 20 न्यूटन लगा देगा। अभी भी देखो दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएगा, दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो नेट फोर्स यहाँ पे भी 0 ही आएगा, ठीक है, निकाल कर देख लेना, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 आएगा। मान लो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर से अपना फोर्स बढ़ा रहे हो, तुम 20 न्यूटन से अब तुम कर देते हो
30 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अब ये भी अपना फोर्स बढ़ा लेगा, ये भी अपना वैल्यू को चेंज करके 30 न्यूटन कर देगा। देखो चेंज कर रहा है ना, इसीलिए से कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करता जाता है। तुम लगा रहे थे 10 न्यूटन, तो ये पलट कर तुम पर लगा दिया 10 न्यूटन। तुम लगाया अब 30 न्यूटन, तो ये पलट कर तुम पर फिर लगा दिया 30 न्यूटन। अब तुम बढ़ा करके फिर से इस फोर्स को बढ़ाकर अब तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर से फोर्स को बढ़ाकर 50 न्यूटन कर देते हो। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़कर 50 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो स्टोन है ये तो कभी मूव नहीं करेगा। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना वैल्यू बढ़ा रहा है। मतलब ये हुआ कि ये फोर्स तो भाई अब ये ब्लॉक तो कभी मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि हम जितना फोर्स लगाते हैं तो कैंसिल कर देता है। 50 लगाएं तो 50 बनाकर कैंसिल कर देगा, 10 लगाएं 10 बनाकर कैंसिल कर देगा। तो क्या होना चाहिए, ये तो हमेशा कैंसिल कर देगा उसको। ठीक है, लेकिन रुको, बात यहाँ पे ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये फोर्स एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। इसका कुछ लिमिट भी है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और उसके बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स भी 1000 न्यूटन कर लेगा अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मान लो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। इस फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू है सिर्फ 100 न्यूटन का। मतलब क्या हुआ लिमिटिंग वैल्यू का, इससे ज़्यादा अगर फोर्स लगेगा तो ये इस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा नहीं लगा सकता। मतलब क्या हुआ आप समझो, मान लो तुम यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ तक जा सकता है, 100 न्यूटन तक जा सकता है। फ्रिक्शन फोर्स 0 से लेकर 100 न्यूटन तक अपना वैल्यू को चेंज कर सकता है। तुम लगाए 100 न्यूटन का फोर्स, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना वैल्यू को चेंज करके कर देगा 100 न्यूटन। अभी भी दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे और दोनों फोर्स कैंसिल होने के कारण यहाँ पे नेट फोर्स आएगा 0। अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अब तुम क्या करते हो, तुम अपना फोर्स को फर्दर फिर बढ़ाते हो और कर देते हो 120 न्यूटन। तुम यहाँ से 120 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। अब ये फ्रिक्शन फोर्स अपना वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू इतना ही है। समझ आ रहा है, इसका लिमिटिंग वैल्यू ही इतना है। अब इससे ज़्यादा ये बढ़ा ही नहीं सकता। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। अभी तक फोर्स बैलेंस थे, अब यहाँ पे हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। देखो एक फोर्स इधर लग रहा है 120 न्यूटन, दूसरा फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, जो कि लिमिटिंग वैल्यू अब फ्रिक्शन फोर्स, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो अब देखो अब क्या होगा, जो नेट फोर्स निकालेंगे हम, एफ नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। एफ नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 का वैल्यू हम मान लेते हैं ये, और F2 मान लेते हैं ये। F1 है 120 न्यूटन, ओके, प्लस अब F फ्रिक्शनल फोर्स है 100 न्यूटन, तो F2 हो गया 100 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगा, तो इस फोर्स के अपोजिट ये फोर्स लगेगा। तो दिस इज योर 100, तो लगा देंगे -100 न्यूटन, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके अपोजिट है 100 न्यूटन। अब देखिए 120 माइनस 100 कितना आ गया, 20 न्यूटन। प्लस में मतलब ये हुआ, प्लस का मतलब ये हुआ कि इस फोर्स के डायरेक्शन में अब नेट फोर्स लगेगा इसके ऊपर, एफ नेट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, पहले रेस्ट पर था, अब ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगा। अब समझ आया फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। कब तक अपोज करेगा, एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही अपोज कर सकता है। दूसरी बात, अगर लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये उस वैल्यू को अपोज नहीं कर पाएगा। अब ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा विथ सम नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स जो भी होगा ये देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा था तो इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लगेगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस फोर्स। अब बोलो, अब कंसेप्ट बनाया नहीं, कंसेप्ट बन गया, पूरा कंसेप्ट बन गया। तो क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन करके बताइएगा, ठीक है। चलिए रब करे बोर्ड, अगर कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो, मैं रब करूंगा। याद रखना है फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। चलिए ओके, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करना।
Okay guys, so here are some of the questions related to this topic: friction, frictional forces and balanced and unbalanced forces. I have tried to cover up the entire portion that is completed till now, that means the balanced forces, unbalanced forces as well as the frictional forces. So let us solve this question and let us try to understand the concepts. देखो ऐसा है ना कि क्वेश्चन करने से हमारा कंसेप्ट बिल्ड होता है और थ्योरी पढ़ करके ज़्यादा कुछ कंसेप्ट बन नहीं पाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, अगर एक क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट नहीं बनता है तो ट्राई करना, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना, सेकंड क्वेश्चन में नहीं बनता है तो थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे और थर्ड क्वेश्चन में आते आते आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट देना, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को, उसके बाद यहाँ पर देखना कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, किस तरह से सोल्यूशन आ रहा है क्वेश्चन का। चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखो सिचुएशन सब कुछ गिवन है आपको, आप क्वेश्चन देख करके समझ रहे हो कि हमें निकालना है नेट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन 3 न्यूटन। ये जो है ये इंसान इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, बॉडी इधर मूव कर रही है, आपको निकालना है एफ नेट। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हिट होना चाहिए आपके दिमाग में कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स तो गिवन है बट फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है। इस फोर्स का डायरेक्शन तो हमें पता है बट वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू थिंक व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स। सो बाय कन्वेंशन इफ वी टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव एज वी वर टेकिंग, let us take this direction as positive and this direction as negative. Okay, now let us solve the questions. So we know that frictional force opposes the relative motion of an object. So motion is in this direction and the force, this frictional force will act just in the opposite direction to this motion. Motion इधर हो रहा है तो frictional force इसके पीछे लगेगा, ठीक है, इसके opposite लगेगा, I mean, तो frictional force लगेगा opposite direction में. This is the direction of frictional force. Just a second. तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए, चलिए हम निकालते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। सो फोर्सेस यहाँ पे दिख रहा है, एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे, इसे मान लेते हैं F1 और इसे मान लेते हैं F2। सो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस करते हैं F1 प्लस F2। नाउ व्हाट इज F1? इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर दैट F1 इज 5 न्यूटन प्लस F2 is this force, but this force is in negative direction. See, this is opposite to this, that means whatever direction we have chosen for this part, this force, the opposite direction will be taken for this force. So this is positive, so this will be negative. तो ये force हो जाएगा negative of 3 Newton. समझ आ रहा ना नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं फर्स्ट लेक्चर से उनको क्लियरली समझ आ रहा होगा ये फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव किस लिए किस तरह से हो रहा है। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो जस्ट इतना समझ लें कि अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। चलिए, तो एफ नेट कितना निकल कर आ गया? 5 - 3 दैट इज 2 न्यूटन। अब देखो नेट फोर्स आ रहा है 2 न्यूटन और यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव फोर्स ये इम्प्लाई करता है, हमें ये बताता है कि ये जो नेट फोर्स लगेगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस डायरेक्शन को हम राइट ले लें और इस डायरेक्शन को लेफ्ट ले लें तो ये फोर्स एफ नेट का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज राइट, टूवर्ड्स राइट। ओके, लिखेंगे टूवर्ड्स राइट। बोलो, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सिंपल था। एफ नेट किधर लग रहा है? एफ नेट लग रहा है राइट की तरफ। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन और डायरेक्शन क्या है इस फोर्स का? डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना है इसे। आपको यहाँ देखो मैं सिचुएशन समझा देता हूँ। एक फोर्स लग रहा है इधर, हमें नहीं पता ये फोर्स कितना है बट हमें नेट फोर्स का वैल्यू पता है 10 न्यूटन लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स गिवन है और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी नहीं पता है हमें, तो आप अपना कंसेप्ट यूज़ करो और बताओ फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा और उसके बाद आप एफ नेट यूज़ करके इस फोर्स को निकालिए। चलिए, 2 मिनट्स विथ यू। चलो वीडियो पॉज करो और बनाना शुरू करो। चलिए ठीक है, देखिए बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन आंसर मैच कीजिएगा। आंसर क्या होगा? हम देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि नेट फोर्स तो 10 न्यूटन उस डायरेक्शन में है। हमें पता है बॉडी जिधर मूव करती है उधर ही नेट फोर्स होता है, या फिर हम इस तरह समझ सकते हैं दैट वेदर वॉट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स द बॉडी विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। द नेट फोर्स इज 10 न्यूटन हियर, सो द बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली। तो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में,
जिधर नेट फोर्स होता है उधर बॉडी मूव करता है, इतना समझ लो। नेट फोर्स इधर है, बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो बॉडी जिधर मूव करेगा फ्रिक्शनल फोर्स उसके जस्ट अपोजिट में एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें सारे फोर्सेस का डायरेक्शन पता है, सो एफ नेट इज गिवन एज सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। कितने फोर्सेस यहाँ पे हैं काउंट करो, 1 and 2, there are 2 forces and this is the net force. Net force is equal to this plus this, F1 plus F2. Now net force is given to us 10 न्यूटन। अच्छा, इस 10 न्यूटन को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? देखिए डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेट फोर्स हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव, सो 10 न्यूटन पॉजिटिव इज इक्वल टू F1 को ये फोर्स मान लेते हैं हम, इसे ले लेते हैं कैपिटल F क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए अब प्लस F, प्लस F2 हम ले लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। अब देखो ये F2 ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसे ले लेंगे हम -20। ठीक है, दिस इज 10 इज इक्वल टू F प्लस माइनस इज -20, सो फ्रॉम हेयर 10 -20 इधर आ जाएगा, बन जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू F। तो यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, F का वैल्यू आया 30 न्यूटन। दैट मीन्स ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ये जो फोर्स लग रहा है ये कितने न्यूटन का लग रहा है? ये लग रहा है 30 न्यूटन का। ठीक है, ऐसे भी अब देखो मैच करो, आंसर कैलकुलेट करो। नेट फोर्स है 10 न्यूटन, नेट फोर्स है 10 न्यूटन, 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स, 30 माइनस 20, नेट फोर्स आ गया 10 न्यूटन। अच्छा, अब ये बताओ ये जो कंडीशन है बैलेंस्ड फोर्सेस का कंडीशन है या फिर अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कंडीशन है? बताइए। ये है अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कंडीशन। देखो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है, नेट फोर्स बैलेंस केसेस में, बैलेंस फोर्सेस में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बट यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं है। दैट मीन्स ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। दीज आर द केसेस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये सारे फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो खुद से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है ये देखिए, दो फोर्सेस है, एक फोर्स है F1 20 न्यूटन का, एक फोर्स है F2 30 न्यूटन का, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इस बार बता दिया गया है दैट फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब ये हुआ, देखो यहाँ से तुम एक बात तो क्लियरली सोच सकते हो कि फ्रिक्शन 20 न्यूटन का लग रहा है, मतलब भाई यहाँ पे जो मोशन हो रहा होगा इस ऑब्जेक्ट का वो तो फ्रिक्शन के ऑपोजिट हो रहा होगा, तभी तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। यस, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, मोशन हो रहा है इधर, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तभी तो फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या है? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मोशन इधर हो रहा है, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ये तो समझ आ गया कि मोशन बॉडी उधर हो, ऑब्जेक्ट का मोशन उधर हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो इंसान दिख रहा है ना तुम्हें, जो इस साइड फोर्स लगा रहा है, जो इंसान इस साइड फोर्स लगा रहा है, आपको बताना है क्या बताना है इसमें? यस, आपको बताना है कि इस मूविंग बॉडी को रोकने के लिए उस साइड से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसे। ठीक है, ये बॉडी मूव कर रही है अभी इस डायरेक्शन में, आपको बताना है कि इस इंसान को इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसे रोकने के लिए, उसे रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आप खुद से सोचो, अगर इस बॉडी को रोकना है हमें, तो रोकने के लिए हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे या अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे? सोचो, हम लगाएंगे अनबैलेंस फोर्स। बॉडी अगर रुकी हुई है, उसे चलाना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे। बॉडी अगर पहले से चल रही है तो उसे रोकने के लिए भी अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे। बॉडी किसी स्पीड के साथ चल रही है, हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं बॉडी का, तब भी हम अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे। बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चल रही है, हम उसका स्पीड कम करना चाहते हैं, तब भी हम लगाएंगे अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स किसी रुकी हुई बॉडी को चला सकती है, किसी चलते हुए बॉडी को रोक सकती है। किसी बॉडी का स्पीड बढ़ाना है तो अनबैलेंस फोर्स, किसी बॉडी का स्पीड को घटाना है तो अनबैलेंस फोर्स। याद रखना, बैलेंस्ड फोर्सेस कभी भी किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो। मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉडी मूव करते हुए बॉडी को हमें रोकना है।
रोकने के लिए हमें लगाना पड़ेगा अनबैलेंस फोर्स, और वो अनबैलेंस फोर्स कितना होना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया था। अनबैलेंस फोर्स बस उतना होना चाहिए कि जस्ट इस बॉडी को रोक दे, उससे ज़्यादा होगा तो ये बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इसीलिए उस बात का ध्यान रखना है हमें। चलो हम सारे सिचुएशन को एनालाइज करके यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। तो नेट फोर्स होना चाहिए कितना वो देख लेंगे हम यहाँ से। तो इधर से देखो दोनों फोर्सेस ऐड होकर के 50 न्यूटन बना देगा, इधर से हो जाएगा 20 न्यूटन। हमें क्या करना है, इस बॉडी को रोकना है। तो सबसे पहले हम ये फोर्स निकाल लेते हैं, लेट दिस फोर्स बी F3। हम इस फोर्स को पहले निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कितना F3 आ रहा है। F3 निकालने के लिए हम F नेट करेंगे, F नेट इज इक्वल टू F1, जितने भी फोर्सेस है सबको जोड़ो, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, सबका वेक्टर सम, सबका वेक्टर सम करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो हमें क्या करना है, बॉडी को किसी तरह रोकना है। अच्छा रोकेंगे तो हमें कितना लगाना चाहिए फोर्स, हमें फोर्स बस इतना लगाना चाहिए कि बॉडी रुक जाए। अच्छा इसको देखो इक्वेशन से ना भी करो तो भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये 30 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, दोनों जुड़ करके बन जाएगा 50 न्यूटन, है ना। ये हो गया 50 न्यूटन। अब इधर से लग रहा है 20 न्यूटन, 50 न्यूटन में 20 न्यूटन माइनस कर दोगे, 50 माइनस 20 तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि ये जो 30 न्यूटन फोर्स आ रहा है, ये 30 न्यूटन फोर्स इसको लगाना पड़ेगा, इससे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये रेस्ट पर आ जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे तो वैल्यू ऐसे ही तुम निकाल ली, इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ा। अगर कंसेप्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो देखो तुम्हें ये इक्वेशन यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एफ नेट गिवन यहाँ पे है नहीं, तो ये फंस जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, देखो फिर से एक बार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर से एक बार देख लो। जो भी सेम डायरेक्शन में फोर्सेस है, सारे फोर्सेस को जोड़ दो, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हम मान लेते हैं एफ आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा, 20 प्लस 30। अब 20 प्लस 30 का वैल्यू है 50 न्यूटन। तो इन दोनों को जोड़ करके एक फोर्स इधर लग रहा है 50 न्यूटन का, मतलब इधर से टोटल फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस, दोनों का सम करोगे तो टोटल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन से। अब इस बॉडी का फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा क्लियर समझने के लिए। इधर से एक बॉडी है, ये एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, और इधर से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये बॉडी मूव करेगा भी, क्योंकि इधर से लग रहा है 50 न्यूटन, इधर से लग रहा है 20 न्यूटन। ये 50 न्यूटन इस 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन इस 50 न्यूटन को कैंसिल करेगा तो बच जाएगा 30 न्यूटन। मतलब 30 न्यूटन के साथ ये बॉडी इधर मूव करेगा। अभी एफ नेट का वैल्यू आ रहा है 30 न्यूटन, समझ रहे हो। अभी एफ नेट का वैल्यू आ रहा है 30 न्यूटन, 50 माइनस 20 अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करेंगे, 30 न्यूटन के साथ उधर मूव कर रहा है बॉडी। अगर इसी फोर्स को हम उलट करके, इसी फोर्स को हम पलट करके इधर लगा दें, इसी फोर्स को हम पलट करके इधर लगा दें 30 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि देखो 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स जो है, एक सेकेंड देखिए, हम चाहते हैं कि हम इस मूविंग बॉडी को रोकना चाहते हैं, बॉडी मूव कर रहा है, हम रोकना चाहते हैं, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो ये 20 न्यूटन, ये 50 न्यूटन, 20 के साथ एक और फोर्स लगा दो 30 न्यूटन, ठीक है। 30 प्लस 20 हो गया 50 न्यूटन, ये भी हो गया 50 न्यूटन, 50 और ये दोनों मिलकर 50, ये अकेला 50, ये दोनों मिलकर 50 न्यूटन 50 न्यूटन। अब हो गया बैलेंस फोर्स का केस। क्या बॉडी अभी रुकेगा? नहीं, बॉडी अभी भी नहीं रुकेगा। बैलेंस फोर्स में बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। बॉडी मूव कर रहा था, इधर से 30 न्यूटन हम लगा रहे हैं, ये F3 है, ठीक है, इधर से 30 न्यूटन, इधर से 20 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन ऐड किए, 50 बन गया, इधर 50 माइनस 50, अभी भी बॉडी मूव कर रहा है क्योंकि फोर्सेस अभी भी बैलेंस्ड है। हमें फोर्स को, बॉडी को रोकने के लिए थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा, 30 न्यूटन से ज़्यादा। अगर ये 30 न्यूटन तुम निकाल रहे हो तो आंसर होना चाहिए द फोर्स शुड बी स्लाइटली मोर देन 30 न्यूटन। थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तब जा करके ना ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। मान लो 30 से थोड़ा ज़्यादा 31 न्यूटन कर देते हैं, 31 न्यूटन, अब जाकर बॉडी रुक जाएगा। अब जैसे बॉडी रुका वैसे ही हम यहाँ पे ये फोर्स हटा देंगे, ठीक है, ये फोर्स हटा देंगे। अगर नहीं हटाओगे तो क्या होगा, देखो अगर नहीं हटाओगे तो बॉडी तो कैंसिल कर देगा सारे फोर्सेस को। देखो 31 प्लस 20, इधर से टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना आ जाएगा अगर फोर्स नहीं हटाओगे तुरंत तुम,
20 प्लस 31 हो जाएगा 51 न्यूटन। अब इधर है 50 न्यूटन, 50 माइनस 51 न्यूटन, 1 न्यूटन रिजल्टेंट आएगा। 1 न्यूटन फोर्स के साथ बॉडी है वापस इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इसीलिए हम इस फोर्स को लगाकर तुरंत हटाएंगे। जब बॉडी रुक जाएगा तो तुरंत फोर्स हटा देना है, नहीं तो बॉडी पीछे मूव करने लगेगा। बोलो समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम ये फोर्स कितना अप्लाई करेंगे, दिस फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड, that should be slightly more than 30 न्यूटन, slightly greater than 30 न्यूटन या slightly more than 30 न्यूटन। 30 न्यूटन से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाओ, बॉडी रुक गया, हटा दो फोर्स, तब जाकर ये बॉडी स्टॉप हो जाएगा। अगर कंटिन्यूसली वो फोर्स लगाते रहोगे उधर तो बॉडी पीछे की तरफ मूव करने लगेगा, जो हम नहीं चाहते। चलिए आई होप इतना तो ये एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी इतना समझाने के लिए कि बॉडी रुकेगा कैसे और मूव कैसे करेगा। आइए लास्ट क्वेश्चन पे आज के लेक्चर का, उसके बाद देखो आई होप सारा का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है फोर्सेज और फ्रिक्शन से लेकर के। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है ये जो इंसान है ये इस साइड से 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये जो इंसान है ये इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। आपको बताना है बॉडी पे फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है, क्या वैल्यू होगा इस फ्रिक्शनल फोर्स का, ये आपको बताना है। ट्राई कीजिएगा पहले क्वेश्चन को, ट्राई करने से पहले हार नहीं मानना है, पहले ट्राई करो उसके बाद देखना क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले भाई बात यह है कि जितने भी फोर्सेस है सबको एक साथ लिखो। नेट फोर्स गिवन है तो नेट फोर्स का इक्वेशन यूज कर लो, एफ नेट इज इक्वल टू, कितने फोर्सेस है 1 2 एंड 3, एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। वेक्टर सम करेंगे, F1 इज दिस फोर्स, इसे मान लो F1, इसे मान लो F2, ठीक है, और इसे मान लो F3। हमें निकालना है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन का सिर्फ वैल्यू ही नहीं निकालना है, हमें फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना है कि ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट किधर करेगा। वैसे तुम इसको देखकर बता सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट कर रहा है। नेट फोर्स उधर है तो बॉडी भी इधर मूव करना चाहेगा, मूव करना क्या चाहेगा, मूव कर रहा होगा। जब बॉडी उधर मूव कर रहा है तो ये फ्रिक्शन क्या इस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, बोलो यस, फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें पता चल गया, अब तो सिंपल हो गया और हमारे लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें पता चल गया। फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है, तो मोशन ये रहा, इधर मूव कर रहा है बॉडी, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स नेट फोर्स का वैल्यू देखिए, नेट फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन, किस डायरेक्शन में नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ये फोर्स देखो, ये जो फोर्स है F1 ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इज इक्वल टू 50 प्लस F2 अपोजिट डायरेक्शन में -10 न्यूटन, -10 न्यूटन। और ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर तुम्हें इसका डायरेक्शन नहीं भी पता होता तो तुम बिना डायरेक्शन यूज़ किए भी बना सकते थे। देखो कैसे, हम मान लेते हैं हमें ये सब देख करके हमें नहीं पता चल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में, हम इस तरह भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। मैं बस तरीका बता रहा हूँ किस तरह बनाएंगे। हमें नहीं पता भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड रख देते हैं फ्रिक्शन का F, हमें वो F फाइंड करना है। देखो खुद ब खुद वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन नेगेटिव है और फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो खुद ब खुद वो नेगेटिव आ जाएगा, समझ में आ जाएगा किस डायरेक्शन में। चलिए ये देखते हैं, ये आ गया 20 इज इक्वल टू 50 माइनस 10 इज 40 प्लस F। नाउ फ्रॉम हेयर 20 माइनस 40 इज इक्वल टू F, F इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, 20 माइनस 40 इज -20 न्यूटन इज इक्वल टू F। देखो अब यहाँ से समझो, हमें नहीं पता था, हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में आप भूल गए कि फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, तब कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। ऐसे यहाँ से देख करके तुम समझ सकते हो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, बट हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि हमें नहीं पता कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, तो उस केस में हम फ्रिक्शन फोर्स F रखेंगे यहाँ पे और सॉल्व करने से हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो बच्चों नेगेटिव वैल्यू का मतलब है, ये जो नेगेटिव साइन आता है ना फिजिक्स में, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से होता है। नेगेटिव हमेशा डायरेक्शन के बारे में बताता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये जो वैल्यू 20 न्यूटन ये बता रहा है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का 20 न्यूटन। 20 न्यूटन तो किस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव डायरेक्शन है क्या, जरा यहाँ से देखो, नेगेटिव डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो खुद ब खुद आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ से तुम निकाल लिए, तुम्हें नहीं पता था डायरेक्शन, बट नेगेटिव देख करके तुम समझ गए कि ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगेगा। अब चलो मान लो कि तुम्हें डायरेक्शन पहले से पता है, अब इस केस में निकालेंगे किस तरह से। हमें पहले से डायरेक्शन पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हमें इस F को F नहीं लेकर के -F लेना पड़ेगा,
क्योंकि हम डायरेक्शन के साथ इसे अब निकालेंगे। हमें डायरेक्शन पहले से पता था कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो f को ले रहे हैं माइनस f। जैसे देखो यहाँ f2 हमें पता था कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 10 के प्लेस पे हम -10 ले रहे थे, तो उसी तरह हमारे पास पता है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है, तो -f यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, अब क्योंकि तुम -f यूज़ कर रहे हो तो अब डायरेक्शन नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि पहले से तुम डायरेक्शन यहाँ पुट कर चुके हो, तो जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। बट यहाँ पे आपको समझ जाना है कि पॉजिटिव वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम पहले से ही यहाँ पे ये बनाकर चल रहे हो, ये समझ कर चल रहे हो कि डायरेक्शन नेगेटिव है। सो 20 इज इक्वल टू 50 माइनस 10 माइनस एफ, सो 20 इज इक्वल टू 40 माइनस एफ। सो दिस इज 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस एफ। तो यहाँ से आ गया -20 इज इक्वल टू माइनस एफ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एफ का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देखकर कंफ्यूज मत होना कि फ्रिक्शनल पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, नहीं। देखो तुमने ऑलरेडी यहाँ पे साइन पुट किया है, यहाँ हम ऑलरेडी साइन पुट करके बना रहे हैं, हम यहाँ ऑलरेडी डायरेक्शन को ले चुके हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पे ये मानकर चल रहे हैं कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये जो 20 न्यूटन आया है किस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन में आया है। बोलो बात समझ में आई, इस डायरेक्शन में आया है। तो देखो ये फिजिक्स है, आप किसी भी तरह से बनाओगे, अगर आपका अप्रोच सही है तो आंसर आपका सही आएगा, अगर आपका कंसेप्ट सही है तो आंसर आपका कभी गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव लगाकर नहीं भी बनाओगे तो आंसर जो आएगा उससे ये पता चलेगा कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आप पहले से यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन लगाकर बनाओगे तो आपको पता है कि नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब वो डायरेक्शन होता है, तो वो डायरेक्शन में एरो बना दो और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। डायरेक्शन तो आपको पता है, मैग्नीट्यूड आप यहाँ से निकालो, ये लगेगा 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इस पे। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको दे दिया गया है इस लेक्चर के थ्रू। फ्रिक्शनल फोर्स आप समझ चुके हो। आपको याद रखना है फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिटिंग वैल्यू लेता है, एक एडजस्टिंग फोर्स होता है। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को बढ़ा सकता है बहुत ज़्यादा, एक लिमिटिंग वैल्यू होता है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट के लिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन तक ही वो अपने आप को बढ़ा सकता है। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन तक बढ़ाकर वो रुक जाएगा। अब वो आगे फर्दर अपना वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो उससे ज़्यादा फोर्स अगर आप लगाओगे उस ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट अब मूव करने लगेगा। तो ये सब चीज़ आज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, जो मैं नहीं चाहता था, मुझे पता था लेक्चर लंबा हो गया ही, बहुत लेंदी हो जाता है लेक्चर, क्योंकि एक एक कंसेप्ट एक एक चीज़ समझाना पड़ता है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, थर्ड लेक्चर में हम डाल देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम और नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर ही, FBD के अंदर ही आता है नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स। तो उसे हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। और प्लीज़ देखो, I am extremely sorry because I am not getting enough time to make the videos because स्कूल भी है, इंस्टीट्यूट भी है, क्लासेस भी लेना पड़ता है, कोचिंग वगैरह, ट्यूशन भी है, इंस्टीट्यूट भी है मेरा खुद का, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो जाता हूँ, इसलिए मैं वीडियोस टाइम से नहीं बना पा रहा हूँ। अभी देखो जैसे रात के अभी 12:30 बज रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले, अब मैं सोच रहा हूँ कि रात में 1 घंटे या 2 घंटे टाइम निकाल करके वीडियोज़ को धीरे धीरे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि डिमांड जैसा आपका है कि हाँ ठीक है, जो भी बच्चे देखते हैं, हालांकि उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर तो अभी नहीं है, फिर भी जो भी बच्चे देखते हैं वो मन से देखते हैं और उनका रिक्वेस्ट है कि वीडियो डालिए। तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ समझा करो, क्योंकि सच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और कंसेप्ट आपका क्लियर करते रहूँगा। एटलीस्ट फिजिक्स में तो मैं वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपडेट करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स अभी मैं कुछ थोड़े देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो होता क्या है कि सारा चीज़ बहुत मिक्स हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो 12th तक का फिज़िक्स इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में मेरा अलग चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, इसीलिए हो नहीं पाता है। तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं सारे क्वेश्चंस को, सारे कंसेप्ट को आपके लिए लेकर आऊँ और इसी तरह वीडियोस बनेगा। कभी 1 घंटा का बनेगा, कभी 1.5 घंटे का बनेगा, कभी 2 घंटे का बनेगा। तो ठीक है, ब्रेक करके देख लेना वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।